तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट 4 में इस वीडियो सीरीज़ में। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्प्लीकेशंस या रेमिफिकेशंस जो चीज़ें जो हो रही हैं जिस बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। तो केमिकल कंपाउंड्स अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो दे हैव मेनी इम्प्लीकेशंस ड्यू टू स्टेबिलिटी। जैसे जब आप कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप देखते हो कि क्या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल है। अगर वो एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है तभी डायरेक्शन आगे कंटिन्यू करता है, वरना आगे डायरेक्शन नहीं बढ़ता, वरना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो सपोज़ कि जैसे आप जानते हो कि जो एलिमेंट्स, अगर आपने 11th की केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो एलिमेंट्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो और जैसे आपको पता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, और रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हर एक केमिकल कंपाउंड चाहता है कि उनकी जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उनसे थोड़ा वाइडली सेपरेटेड हो और जो रिपल्शंस हो वो कम हो, और ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम रीच हो। तो वो स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए दूसरे को दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर रखना चाहता है ताकि रिपल्शन ना हो पाए। तो इस वजह से जैसे आप वाटर को देखो, वाटर में H2O है और इसका शेप टेट्राहेड्रल है। तो इसमें वाटर में जो O और H आयंस H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में इसलिए रखते हैं, एक 104 डिग्री पर रखते हैं ताकि रिपल्शन उनका मिनिमम हो और स्टेबिलिटी उनकी मैक्सिमम हो। सिमिलरली अगर आप सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर आप सल्फेजिन के बारे में बात करें तो उन्होंने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आप इसके बारे में नेट पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन का जो लैटिस है, यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट है, वो एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है, और वो फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी हर एक क्यूब का जो फेस है उसके हर एक फेस के सेंटर्स पे हम लोगों का सोडियम एटम्स होते हैं, और जो वर्टिसेस होते हैं उसमें क्लोरीन एटम्स होते हैं, ताकि FCC अरेंजमेंट में, ताकि रिपल्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। तो हर एक एलिमेंट चाहता है या हर एक मॉलिक्यूल कंपाउंड चाहता है तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, और जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप देखिए वाटर भी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ फ्लो करता है। ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ करना चाहता है, ताकि वो स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सके, एक मैक्सिमम स्टेबल कॉन्फिगरेशन में रीच आउट कर सके। तो जब डिफरेंट बहुत सारे फिनोमेना हैं जो कि स्टेबिलिटी से गमन होते हैं, और आप स्टेबिलिटी को एक ऐसा लॉ समझ सकते हैं जो कि हर एक चीज़, हर एक सिस्टम आपका एक मिनिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस करते हैं तो कई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होते हैं, वो प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होते हैं जो ज़्यादा स्टेबल हों। बाकी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कर रहे हैं, देन मेनी ऑफ द रिएक्शंस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ट्रेसेस में फॉर्म होते हैं, मगर ज़रूर फॉर्म होते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ की रिएक्शन से कुछ फिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हों। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक सफिशिएंट क्वांटिटी में एक रिएक्टेंट्स को लेते हो तो कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स जो कि कम स्टेबल हैं वो भी कुछ फॉर्म ट्रेसेस में होते हैं। मगर तो उनमें क्या होता है कि इस केस में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में जो रिएक्शन हुई है उसमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट हुए, कई तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल था, मगर सिर्फ वही मॉलिक्यूल सर्वाइव कर सके, वही नेचुरल सिलेक्शन में वही मॉलिक्यूल्स बच पाए जो कि ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जिनका था, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी जो स्टेबल थे, स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छे से अटेंड कर पा रहे थे, एनर्जी जिनकी कम थी, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस ही कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी सर्वाइवल की बात आ रही है मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस में भी, और यही आपकी स्पीशीज़ के साथ होता है। जब आप कुछ स्पीशीज़ के आपस में कंपटीशन होता है तो वो स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है या जो ज़्यादा एनवायरमेंटली सूटेबल है
वो स्पीशीज़ आगे प्रिवेल करती है, बाकी सारी स्पीशीज़ आपस में विद टाइम एलिमिनेट हो जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शन का एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है पेपर्ड मॉथ के केस में, जिसका साइंटिफिक नेम पिस्टन बेटुलेरिया है। ये एक ऐसा मॉथ था जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय ब्रिटेन में पाया जाता था, और ब्रिटेन में ही जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था तो इसमें एक स्पेशल चीज़ हमें देखने को मिली, हम बताते हैं क्या है। देखिए, ये जो मॉथ था पेपर्ड मॉथ, ये 2 कलर वेरिएंट्स में आता था। एक था इसका लाइट कलर्ड और एक था ब्लैक कलर्ड या डार्क कलर्ड पेपर्ड मॉथ। तो क्या होता था कि जब ये लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ और डार्क कलर्ड पेपर्ड मॉथ क्या करते थे, एक पेड़ की बार्क पे बैठ करके, तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था उसमें पेपर्ड मॉथ में पाया जाता था। और ये पेपर्ड मॉथ 2 कलर वेरिएंट्स लाइट और डार्क में था, और इनिशियली लाइट पेपर्ड मॉथ की काउंट ज़्यादा था, मतलब की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और डार्क पेपर्ड मॉथ इतना ज़्यादा काउंट में नहीं थे। मगर क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, ये एक ट्री की बार्क पे रहते थे। इस ट्री के बार्क पे एक लाइचिन यानी एक तरह का फंगस समझ लीजिए, वो वहाँ पे इस बार्क पे मौजूद होता था। तो क्या हुआ कि ये फंगस जो था वो लाइट कलर का था। इस वजह से क्या था कि जो लाइट पेपर्ड मॉथ थे वो इस पे अच्छे से छुप जाते थे, कैमोफ्लेज कर जाते थे, और जो डार्क पेपर्ड मॉथ थे वो छुप नहीं पाते थे, कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से आसानी से दिख जाते थे। तो जो पेपर्ड मॉथ को खाने वाली जो चिड़िया होती थी, जो प्रे करती थी उनके ऊपर, वो लाइट कलर्ड पेपर्ड मॉथ को ना नहीं देख पाती थी, मगर डार्क कलर्ड पेपर्ड मॉथ को कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से आराम से स्पॉट कर लेती थी और उनका शिकार कर लेती थी। अब क्या हुआ कि विद इन टाइम, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लगा। एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से जो लाइचिन जो था, जो कि बैग पे पड़ा हुआ था, जो कि लाइट कलर का था, उसका कलर चेंज होकर के डार्क कलर में वो तब्दील होने लगा। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, अब डार्क कलर जो पेपर्ड मॉथ था वो अच्छे से छुप पा रहा था उस लाइचिन के ऊपर, और जो लाइट कलर पेपर्ड मॉथ था वो उस पर कलर कॉन्ट्रास्ट के रूल्स लग रहे थे और वो आसानी से दिख जा रहा था। एज ए रिज़ल्ट जो शिकारी था, जो कि बर्ड्स थी, वो आराम से अब लाइट पेपर्ड मॉथ को देख पा रही थी, इसलिए लाइट पेपर्ड मॉथ को वो अपना शिकार बनाती थी, और ब्लैक पेपर्ड मॉथ या डार्क कलर पेपर्ड मॉथ आपका ईजिली छुप जाता था, जिस वजह से डार्क कलर पेपर्ड मॉथ की पॉपुलेशन धीमे धीमे बढ़ने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि लाइट पेपर्ड मॉथ की पॉपुलेशन कम हो रही थी और डार्क पेपर्ड मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। एग्जैक्टली उल्टा हो रहा था जो कि पहले हुआ करता था उससे। तो इसमें क्या हुआ कि एक नेचर के एक फैक्टर की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और इस वजह से ही एक एडवांटेज मिला डार्क कलर पेपर्ड मॉथ को, और उसकी स्पीशीज़ आजकल प्रिवेल कर रही है। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है आपका नेचुरल सिलेक्शन का। अच्छा, इसमें अब जनरली अगर मैं जिराफ का एग्जांपल दूं या पेपर्ड मॉथ का एग्जांपल दूं, इसमें दोनों में ही आपको ये चीज़ मिलेगी कि ऐसा नहीं हुआ कि जिराफ चाहता था कि उसकी गर्दन लंबी हो ताकि वो ऊपर जो ग्रीन कवर है उसको खा सके, या ऐसा नहीं हुआ कि फिज़िकल एक्सरसाइज की वजह से वो कूद के उसने अपनी गर्दन को धीमे धीमे खींच के लंबा कर दिया, इस वजह से आज उसकी लंबी गर्दन हो गई है। ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि पेपर्ड मॉथ चाहता था कि भैया मैं आसानी से छुप नहीं पा रहा डार्क कलर पेपर्ड मॉथ, तो मैं वाइट कलर का हो जाऊं। ऐसा पेपर्ड मॉथ वाइट कलर का नहीं हुआ। तो क्या हुआ, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो पाई, और किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पर्टिकुलर ट्रेड को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला।